राजनीति में आपका स्वागत है। आज बात आरक्षण की राजनीति की। विश्वविद्यालयों में नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षक संगठन सड़क पर उतर आए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए यूनिवर्सिटी की जगह विभाग को इकाई माना गया था। शिक्षक संगठन मानते हैं कि इस फैसले से विश्वविद्यालयों में आरक्षित पदों की संख्या तेजी से घट जाएगी, लिहाजा वो इस फैसले को बदलने के लिए अध्यादेश लाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार सामाजिक तौर पर कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा में आनाकानी कर रही है? इन सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 4 खास मेहमान। हमारे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रही हैं प्रोफेसर आभा देव हबीब जो शिक्षक संगठन DTF की मीडिया संयोजक भी हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संजीव तिवारी। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या। किसी पे हल्ला बोल, होश में तुमको आना होगा, वापस लो। यूनिवर्सिटी में आरक्षण की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। यूनिवर्सिटी की नियुक्तियों में आरक्षण के फॉर्मूले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उस पर सरकार की चुप्पी के खिलाफ शिक्षक संगठन मैदान में उतर आए हैं। इन संगठनों की शिकायत है कि यूनिवर्सिटी में होने वाली नियुक्तियों में आरक्षित वर्ग के अधिकारों को दबाया जा रहा है और मोदी सरकार इस पर चुप है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को सही बताया जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालयों में नियुक्ति में आरक्षण के लिए यूनिवर्सिटी को इकाई नहीं माना जाएगा। अब नियुक्ति में उस विभाग को इकाई माना जाएगा जहां पद खाली हैं। दरअसल 2006 में विश्वविद्यालयों में आरक्षण का रोस्टर लागू किया गया। इसके तहत विश्वविद्यालय को इकाई मानकर आरक्षण लागू किया गया। इसके मुताबिक होने वाली नियुक्तियों में 15% आरक्षण SC, 7.5% ST और 27% आरक्षण OBC को मिलता है। इस नियम को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे गलत बताया और जिस विभाग में पद रिक्त है उसे इकाई मानने का आदेश दिया। 7 मार्च 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद UGC ने इसी आधार पर आदेश दिया। इस बीच केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहरा दिया है। दलित संगठन मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार अध्यादेश के जरिए विश्वविद्यालयों में आरक्षण के लिए 200 पॉइंट रोस्टर को फिर से लागू कराए। हम आग्रह करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कि खुद भी हस्तक्षेप करें और आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी से कि अभी जो सत्र शुरू होने वाला है उसमें जैसे भी हो बिल लाए और बिल लाकर इसके कानून में परिवर्तन करें ताकि पिछड़ों का नुकसान न हो। दरअसल 200 पॉइंट रोस्टर लागू होने और विश्वविद्यालय को यूनिट मानने पर 1 से 200 नंबर तक की नौकरियों में सभी वर्गों को आरक्षण मिलता था। 200 के बाद फिर रोस्टर 1 नंबर से शुरू होता है। नए नियम के मुताबिक 1 से 13 पॉइंट तक रोस्टर होगा। 14 पॉइंट से रोस्टर फिर 1 नंबर से शुरू होगा। इसमें खतरा ये है कि अगर विभाग में 12 ही पद खाली हों तो आरक्षण ही नहीं मिलेगा। 13 पॉइंट रोस्टर का विरोध करने वाले कह रहे हैं कि इससे OBC, SC और ST वर्ग को मिलने वाली नौकरियां कम हो जाएंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक डिसीजन के कारण देश भर में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहाँ आरक्षण का रोस्टर प्रभावित होने लगा था। OBC, SC, ST के लोगों का बड़े पैमाने पर नुकसान होने लगा था। इस फैसले से नाराज संगठन केंद्र सरकार से अध्यादेश लाने की मांग कर रहे हैं। इन संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार अध्यादेश नहीं लाकर आर्थिक आरक्षण के बाद अब दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक मार रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार को कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए अध्यादेश नहीं लाना चाहिए? क्या सरकार जाति के आधार पर मिल रहे आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। प्रोफेसर रतन लाल, आपसे शुरू करते हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जितनी भी याचिकाएं थी सभी रद्द कर दी हैं, तो सरकार के सामने क्या ऑप्शन बचा है? क्या वो अब उसको लागू करेगी जैसे पहले कहा था फिर बीच में रोक दिया था, कि कुछ और भी कर सकती है? देखिए, शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब ने कहा था कि हम अध्यादेश लाएंगे, लेकिन आज इतने दिन हो गए अध्यादेश नहीं आया। 10% गैर संवैधानिक आरक्षण लेकर वो आ गए।
तो इनको दो ही ऑप्शन है, या तो वो इनसे लार्जर बेंच में अपील करें या फिर अध्यादेश लाएं। और देखिए, न्यायपालिका को तो वोट मांगने जाना नहीं होता है, तो आप समझिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का या जो पूरा रिजर्वेशन का जो स्पिरिट था वो क्या था। वो ये था कि भारत, आप स्कूल में पढ़ाते हैं भारत गाँव का देश है, भारत किसानों का देश है। अरे कभी ये भी पढ़ा लेते कि भारत जाति प्रधान भी देश है, यहाँ विभिन्न जातियाँ रहती हैं। तो स्पिरिट रिजर्वेशन का और कॉन्स्टिट्यूशन का ये था कि सभी वर्गों को, सभी जातियों को रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे मिले। तो अगर नहीं मिल रहा है तो लोकशाही है, डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो चाहिए सरकार को कि अविलंब जो है अध्यादेश लाए, जहाँ की बहुसंख्यक जनता के, आवाम के हितों की हत्या हो रही है। अभी सारे आंकड़े बता रहे हैं कि ओबीसी के 1 प्रोफेसर हैं, 95% अपर कास्ट ओवर रिप्रेजेंटेड है हर सेक्टर्स में। तो आपको तो इसमें देश तो लोगों से बनता है, जब तक आप प्रतिनिधित्व नहीं देंगे SC ST OBC तमाम ऐसे लोगों को, तो क्या साबित करना चाह रहे हैं कि देश हम सिर्फ काम करने के लिए हैं और बाकी लोग किस काम के लिए हैं। तो ये समझना पड़ेगा। इसलिए सरकार के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। चुनाव नज़दीक है, अभी लगातार यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन चल रहा है। हम लोग 29 तारीख को एक बड़ा जो है कन्वेंशन का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करने जा रहे हैं और 31 को हो सकता है संसद मार्ग पर भी हम लोग प्रदर्शन करें। ठीक, कि ये बहुसंख्यक जमात के हितों की रक्षा का सवाल है। ठीक है। प्रोफेसर संजीव तिवारी, क्या कारण हो सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार ये माना कि आप विभाग के स्तर पर आरक्षण करिए, पूरी यूनिवर्सिटी के स्तर पर या कॉलेज के स्तर पर मत करिए? देखिए, जहाँ तक न्यायालय का सवाल है, हमें न्यायालय में विश्वास करना चाहिए पहला, और न्यायालय ने बहुत ही विस्तार से इन तमाम जितने भी निवेदन और प्रतिवेदन थे उनकी जांच की है। अब आपको ऑटोनॉमी में प्रोफेसर चाहिए, आपको मान लीजिए किसी स्पेशलाइज्ड विषय में प्रोफेसर चाहिए। मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको उन विषयों में प्रोफेसर चाहिए। अगर आप उसमें इस प्रकार से 200 पॉइंट रोस्टर लगाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर साइंस के जितने भी प्रोफेसर्स के सीट्स हैं वो सारे के सारे रिजर्व कैटेगरी में चले जाते हैं और उस कैटेगरी में प्रत्याशी नहीं मिलते हैं। मैं इससे यह नहीं कहना चाहता हूँ कि इस जाति को या इस वर्ग को किसी प्रकार से रिजर्वेशन से इस बहाने के द्वारा अलग रखा जाना चाहिए। मेरा सीधा कहना यह है कि न्यायालय ने कम से कम 3 बार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने 2 बार अपने दिमाग को, अपने विजडम को अप्लाई करके ये डिसीजन दिया है। और मुझे लग रहा है कि सरकार भी इस मायने में बहुत ही सशक्त है और लगातार प्रयास कर रही है। अभी बता रहे थे मेरे मित्र कि भारत एक जाति प्रधान देश है, यह हमें स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कुछ और उल्टा बताया जा सकता है। संविधान की जो मूल अवधारणा है, उस अवधारणा में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत में जो जातियां किसी कारण से रही हैं, उन जातियों के बारे में जो चिंताएं हैं और जातियां जो उनको समाप्त करनी चाहिए। भारत ओबीसी की डेफिनेशन भी तो है ना संविधान में कि जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, हाँ, सोशली क्लासेस जो है उसमें जातियां आ जाती हैं। जातियां नहीं है सर, जातियां नहीं आती हैं। जातियों को हमने वर्गीकृत कर दिया। का जो रोस्टर बनता है, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत का जो रोस्टर बनता है उसमें जातियां आती हैं ना। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अगर आप देख लीजिए, वो स्पष्ट रूप से कहता है द स्टेट शैल प्रमोट विद ए स्पेशल केस द एजुकेशनल एंड केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात करता है। पर ओबीसी के डेफिनेशन है, खैर इसको छोड़िए, इस बहस पे मैं नहीं जाना चाहता। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, यह निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विजडम को अप्लाई किया है और इसमें हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय गलती भी कर सकता है। हम देख चुके हैं कई केसेस में सर्वोच्च न्यायालय के पास पूरी विद्वता का वो नहीं है, मोनोपोली नहीं है। लेकिन उस बात को छोड़िए, मैं आभा जी के पास जाता हूँ। आभा जी, ये अखबारों में आ रहा है कि सरकार ने एक ऐसे विधेयक का मसौदा बनाया है, एक ऐसा बिल बनाया है जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बाईपास कर देगा। प्रोफेसर तिवारी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत बुद्धिमान है, लेकिन सरकार को लग रहा है कि उसको बाईपास करने के लिए एक बिल की आवश्यकता है। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जब इस सरकार के ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं और नया सत्र जो अभी आ रहा है बजट का, 2 हफ्ते का सत्र है, बजट भी उसमें पास कराना है, क्या ये विधेयक इस सत्र में पास हो सकता है? और क्या सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए? और इसलिए ला रही है सरकार अध्यादेश या विधेयक क्योंकि चुनाव पास में आ रहे हैं? देखिए, ये चुनाव का एक बात रतन ने भी रखा, लेकिन मुझे लगता है ये लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको प्रोटेक्ट करने का एक बिल होना चाहिए। जिस तरीके से टीचिंग जॉब्स में जब हम सब्जेक्ट एज अ डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर लगाते हैं,
जो आप बार बार 13 पॉइंट कह रहे हैं, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आप इकाई डिपार्टमेंट को मानिए, तो उसमें 7वीं पोस्ट रिजर्व कैटेगरी की एससी की बनेगी। अब कितनी बार लोगों का रिटायरमेंट होगा कि 7वीं पोस्ट क्रिएट हो। अगर आपका एक्सपेंशन हो रहा होता है हायर एजुकेशन का तो ये प्रॉब्लम्स कम होती, पर क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत छोटे हैं वहाँ रिजर्वेशन पहुँच नहीं पाता। तो खुद यूजीसी और जो सरकार के आंकड़े हैं वो ये दिखाते हैं कि जहाँ एससी का 15% होना चाहिए सिर्फ वो 2% है, जहाँ एसटी का 7.5% होना चाहिए वो 1% से नीचे पे अटका हुआ है। तब जाके यूजीसी गाइडलाइंस आई 2006 ने, जिसने ये कहा कि आप कॉलेज एज ए यूनिट मानिए। मतलब ये कि अगर आप इस डिपार्टमेंट में नहीं दे रहे हैं तो आप दूसरे में दीजिए। इसको लागू करने की विधि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने अलग अलग तरीके से अपनाया। जैसे जेएनयू में उन्होंने फैकल्टी को एक यूनिट मानकर वहाँ पे प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कहाँ पे अवेलेबिलिटी देखकर लागू किया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसकी अलग विधि बनाई, पर जब हम कॉलेज एज ए यूनिट मानते हैं तो वहाँ पर SC ST OBC की वो मैंडेटेड पहुँचता है जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस करता है। तो आज हम बिल की मांग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इलेक्शन सामने है, पर यह बात तो है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉलो किया जाए। जो आपने पास किया, क्या आप ऐसा रोस्टर की विधि ले आएंगे कि उसकी धज्जियां उड़ जाएं? तो हम लोग तो ये बात 5 मार्च 2018 जब यूजीसी MHRD ने नोटिफाई किया तब से हम इसको कह रहे हैं कि आप ऑर्डिनेंस बिल लाकर इस मामले को सेटल कीजिए ताकि ठीक तरीके से अनुपात पहुंच पाए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप स्टूडेंट्स में रिजर्वेशन देते हैं एक मामला होता है, जब आप टीचिंग अलग अलग चीजें तो वो अलग मामला है। और जब तक वो स्टूडेंट के पास टीचर बनने का मौका नहीं होगा तो आप एक तरीके से स्टूडेंट्स को भी सिस्टम से यू टर्न करने पे मजबूर ये बात करेंगे हम। बट मैं प्रोफेसर रतन लाल के पास जाना चाहता हूँ। आप मुझे ये समझाइए प्रोफेसर रतन लाल कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया तो सरकार ने मार्च 2018 में यूजीसी के थ्रू अध्यादेश जारी क्यों कर दिया कि इस नए रोस्टर को लागू करिए, और इतने महीने बाद 1 साल होने को आ गया, इसके बाद अकल आई कि नहीं गलत काम हो गया था? उसी समय क्यों नहीं चैलेंज किया उसको? और इससे कितना नुकसान हुआ आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को? रोस्टर जो है सामाजिक न्याय के हितों की हत्या है, सीधा एक लाइन में। और ये मेरे पास सबरवाल का जो केस था स्टेट ऑफ पंजाब, उसकी कॉपी यहाँ रखी हुई मेरे साथी, और लगता है मंत्री जी भी इसको पढ़ते उड़ते नहीं है, और देश जो है बाबू लोग चला रहा है। मैं 2 लाइन उसमें से ऑपरेटिव पार्ट आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। जजमेंट ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दी शुड अप्लाई टू पोस्ट एंड नॉट वैकेंसी बेस्ड। आगे पढ़िए कि द कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट द वैकेंसी बेस्ड रोस्टर कैन ऑपरेट only till such time as the representation of persons belonging to the reserve category reaches the prescribed percentage of reservation. Number 1. Number 2 कह रहा है, ये कोर्ट ये भी कह रहा है कि जो मेरिट में आएगा उसको रिजर्वेशन में काउंट नहीं होगा। अब बाबू लोग का देखिए खेल इसमें क्या हुआ। बाबू लोग ने जो ऑर्डर निकाला with a view to bringing the policy of reservation in line with the law laid down by the Supreme Court, it has been decided that existing 2-point roster shall be replaced by post based roster। कि इन्होंने सेकंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा ही नहीं कि जब तक प्रोपोर्शनेट हो नहीं जाता है तब तक वैकेंसी बेस्ड रोस्टर चलेगा। बाबू लोगों ने इसको चेंज कर दिया, और आज भी समझिए कि हम तो कहते हैं कि रोस्टर सिस्टम सामाजिक न्याय की हत्या है। ठीक है, और 13 पॉइंट पोस्ट बेस्ड खत्म करना चाहिए। तिवारी जी, और पूरा सर्वे कराइए ना। मैं प्रोफेसर तिवारी से पूछता हूँ, ये 1 साल बाद सरकार को क्यों समझ में आ रहा है कि अध्यादेश लाना चाहिए, जो कुछ हो गया गलत हो गया? कि ये तो आम आदमी समझ सकता है कि अगर आप पूरे विश्वविद्यालय को, किसी महाविद्यालय को, सरकारी महाविद्यालय को इकाई मानेंगे तो उसमें ज़्यादा रिक्त स्थान होंगे, उसमें आप ज़्यादा आरक्षित वर्ग के लोगों को नौकरियां दे सकते हैं। डिपार्टमेंट को मानेंगे तो कम रिक्त स्थान होंगे, कम पोस्ट भरी जाएंगी। तो ये देखिए कॉमन सेंस की बात सरकार को समझ में क्यों नहीं आई? पहले तो रिक्त स्थानों को भरने की बात है। मैं अपने मित्र रतन लाल जी से एग्री हूँ जहाँ तक ये कह रहे हैं सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, और जो संवैधानिक प्रावधान है उन संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत उन तमाम लोगों को वो न्याय मिलना चाहिए जिसके लिए वह प्रयासरत है। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें सीधा क्लियरिटी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको तो मानेंगे। देखिए न्याय की प्रक्रिया है, अलग अलग जगहों पे अगर आप न्याय मांगने जाते हैं, एक छोटे कमरे के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं तो 100 वर्ष लग जा रहे हैं। तो यह न्याय की प्रक्रिया है, और न्याय की प्रक्रिया में लगातार विलंब होता है।
उसमें न सरकार के हाथ में कुछ है और न जो पार्टी जाती है न्याय मांगने के लिए उसके हाथ में कुछ सरकार है। तो जा सकती थी ना, सरकार गई है, सरकार गई है, बहुत देर से गई, बहुत देर से गई। सरकार आधे घंटे में अगर आप चाहेंगे कि 2 दिन पहले जजमेंट आया और तीसरे दिन वो इम्प्लीमेंट कर ले, 2 साल पहले जजमेंट आ गया ना, आधे दिन पहले तो आया नहीं। उसके पहले सरकार गई है, उसके 11 पहले घंटे में सरकार गई है, 10% रिजर्वेशन आ गया। उसके पहले सरकार गई है, उसके बाद यूजीसी ने बहुत समय लंबा लगाया है, 17 से लेकर 18 मार्च 18 तक का समय लगा है यूजीसी के नोटिफिकेशन में। और मुझे लग रहा है सरकार फिर कोर्ट जाएगी और रिव्यू पिटीशन डालेगी कि इसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करे। ठीक है, ठीक है। आभा जी और कुछ जाना कह रही भी थी चाहिए आप? सरकार को। आभा जी कुछ कह रही थी, लेकिन आभा जी मैं आपके पास आता हूँ। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। स्टेट ऑफ द रिपब्लिक में देखिए। मेरे साथ हैं जाने माने नेता यशवंत सिन्हा। भारतीय गणतंत्र के 67 साल बाद क्या भारत का गणतंत्र मजबूत हुआ है? हमारा गणतंत्र कमजोर हुआ है। कश्मीर में जो परिस्थिति आज बनी हुई है उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? लगभग सारी सरकारें पिछले 5 वर्षों में कश्मीर की हालत बद से बदतर हुई। कश्मीर नीति मस्कुलर नहीं हो सकती। शक्ति प्रयोग की नीति का रिजल्ट कुछ नहीं निकला। बहुत मारकाट हो रही है, बहुत हिंसा हो रही है। देश के भीतर हमारे सैनिक शहीद हों, ये तो ठीक बात नहीं है। हिंसा का जवाब हम हिंसा से देंगे तो यही नतीजा निकलेगा। कई लोग कहते हैं अलगाववादियों से बात करनी चाहिए, आप भी कहते हैं बात करनी चाहिए। क्या बात करनी चाहिए? सबसे पहले बात करेंगे उन मुद्दों पर जिसमें आपका और हमारा मतभेद है। डर की तो इस गणतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती ना। सिविल ऑफेंसेस को भी क्रिमिनल करके लोगों के मन में भय पैदा किया जा रहा है और डर और गणतंत्र दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। खास मुलाकात यशवंत सिन्हा के साथ शनिवार सुबह 8 बजे सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। इस चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। प्रोफेसर आभा देव हबीब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैंने इस 13 पॉइंट रोस्टर को ठीक से समझा है तो इसका अर्थ यह है कि पहली 3 जो सीटें हैं रिक्त स्थान होंगे वो सामान्य वर्ग के लोगों को जाएंगे, चौथा ओबीसी को जाएगा, 7वां दलित को जाएगा, 13वां जाएगा आदिवासी को, 14वां आदिवासी को जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में 7 से कम पोस्ट हैं या 7 से कम रिक्त स्थान या 13 से कम है तो वहाँ पे आदिवासियों का और दलितों का तो नंबर आने से रहा। बिल्कुल। और अगर 3 से कम है तो किसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये तभी देखिए यूजीसी ने खुद आंकड़े इकट्ठे करके कॉलेज एज ए यूनिट इसलिए कहा क्योंकि जब उसने आंकड़े इकट्ठे किए तो डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर लगने से वो अनुपात कभी मिल ही नहीं पाया रिजर्व कैटेगरी के दलितों, एससी को, एसटी को, जो कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनली पास किया। अभी जो आपने एक सवाल पूछा था कि सरकार देर से क्यों गई, आप सिर्फ एक चीज को आइसोलेशन में मत देखिए। जिस तरीके से स्कॉलरशिप्स का देर से आना, उसमें दलितों का जब स्कॉलरशिप आप देर से लाते हैं तो उन स्टूडेंट्स का क्या हाल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ा। ये जो पूरा का पूरा हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला का केस हुआ, नेट को मैंडेटरी कर दिया गया है एससी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए फॉर स्कॉलरशिप, ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं। और ये सारी बातें एक मानसिकता की बात है। जो 10% कोटा सरकार लाई है वो भी उससे जुड़ता है। इसमें मैं एक और बात कह दूं कि आज दिल्ली विश्वविद्यालय में 2013 से लगातार जो टीचर्स काम कर रहे हैं वो कॉलेज एज ए यूनिट के हिसाब से कर रहे हैं। और अगर आज ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अगर सर्कुलर आ जाता है एमएचआरडी से कि हम 5 मार्च का लेटर फॉलो करें तो यहाँ पर एक तरीके से महम हो जाएगा। एक यूआर पोस्ट ओबीसी बनेगी, ओबीसी पोस्ट एससी बनेगी, एससी पोस्ट यूआर बनेगी, तमाम लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा। सरकार ने ये भी कहा कि रिक्रूटमेंट रोका जाए और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि आंकड़े उनको दिखाए गए कि जो 5 मार्च के लेटर के बाद 11 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडवर्टीजमेंट आए वहां पे एससी एसटी ओबीसी का अनुपात बिल्कुल गिर गया। जैसे कि 700 पोस्ट अगर एडवर्टाइज हुई तो एससी का सिर्फ 2% पोस्ट बनी और एसटी का 0। तो जब ये दिखाया गया तो ये एडवर्टीजमेंट रुक गया और दिल्ली विश्वविद्यालय में 2000 पोस्टों पे नियुक्तियां होनी थी, जिसके चलते इस 5 मार्च के लेटर और पूरी कंट्रोवर्सी के चलते वो सारी की सारी वैकेंसीज जो हैं आज अभी भी खाली पड़ी हैं और वो सारे जो एडवर्टीजमेंट है वो लैप्स कर गए। तो दिल्ली विश्वविद्यालय को इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा है और आज हमारी एक ही मांग है, डूटा
ने, जो दिल्ली विश्वविद्यालय टीचर्स संघ है, उसने एक ही बात कही है कि आप इसके ऊपर बिल लाएं, इस मामले को सेटल करें ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले लोगों को और दोबारा से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में और तमाम विश्वविद्यालयों में बहाली हो पाए। ठीक है प्रोफेसर रतन लाल जी, क्या ये सच नहीं है कि स्थापित जो विश्वविद्यालय हैं, पुराने विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे भी वैकेंसी पहली बात तो बहुत कम निकलती है परमानेंट पोस्ट की, और उनके जो नए विश्वविद्यालय हैं वहाँ कोई डिपार्टमेंट ऐसे शायद ही कोई होगा जिसमें 6-7 से ज़्यादा पोस्ट हो। तो ऐसे में जो आदिवासी उम्मीदवार है उसकी बारी तो 50 या 60 साल बाद आएगी, तो ये कैसा सिस्टम है? उससे भी ज़्यादा आएगी। 13 पॉइंट रोस्टर मेरे पास भारत सरकार की कॉपी है और कागज़ में लेकर आया हूँ जी। इसमें से 13 में से 1 पोस्ट जाएगा एससी को जी, और 3 पोस्ट जाएगा ओबीसी को। इसका मतलब है 9 पोस्ट जो है वो रिजर्व हो गया अपर कास्ट के लिए। सीधा मैं कह रहा हूँ, भारत में कैसे नौकरी मिलती है, हमारे दोनों साथी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। को भी आप अपर कास्ट कह रहे हैं? नहीं, ओबीसी को 3 मैं कह रहा हूँ ना, ओबीसी को लोग काउंट नहीं करते हैं ना। मेरिट में तो मैं भी रहूंगा तो मुझे नहीं रखेंगे। जनरल में मैं अप्लाई करूं, चाहे जितना आर्टिकल किताब लिख लूं। हमारे कॉलेज में अपॉइंटमेंट हुआ अभी प्रिंसिपल का, हिंदू कॉलेज में स्कूल टेक्स्ट बुक लिख के प्रिंसिपल बनाया गया। हम लोग का रिसर्च टेक्स्ट बुक है उसको काट दिया। सब हम जानते हैं, जात देख के अपॉइंटमेंट मिलता है, सब्जेक्ट में रहते हैं, चर्चा के विषय पर वो एकदम वही मैं कह, उसका कनेक्शन है। जाति देखकर, टाइटल देखकर, क्षेत्र ये सब देख के नौकरी मिलती है। किसी भी एससी एसटी ओबीसी को जनरल में ही लोग नहीं रखेगा, चाहे उसको जितना भी मेरिट हो। आप ये रोस्टर देख लीजिए, अगर एसटी को हमको नौकरी देना है तो 26वां पोस्ट आएगा एसटी के हवाले। तो एक आदमी अगर 30 साल नौकरी करेगा तो 700 बरस लगेगा उसको एसटी को नौकरी देने में। ये है वस्तु स्थिति। क्या ऐसे नेशन बनेगा? 7.5-8% जिसका पॉपुलेशन है उसको 700 साल बाद नौकरी मिलेगी। तब तक पता नहीं ये सिस्टम रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी समझने की बात है। इसलिए सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि सोशल जस्टिस वहां पे लागू हो और सारे लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। देखिए, एक कायदा है, जस्टिस का क्या सिद्धांत है कि आप भूखे को पहले खाना। तो आप यहाँ पे जो पहले पेट जिनका भरा हुआ है, जिनका उधर बाहर निकला हुआ, उसका 3 पोस्ट आपने जो है पहले ही रिजर्व कर दिया है, वो सवर्ण के लिए रिजर्व है। वो एसटी का तो पता नहीं कई 100 साल बाद आएगा, और एससी ओबीसी देख लीजिए ये हिसाब। ठीक, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, पर मैं तिवारी जी से पूछना चाहता हूँ कि प्रोफेसर तिवारी, अगर हम वर्तमान में विश्वविद्यालयों को देखें तो वहाँ पे सवर्ण अध्यापकों की संख्या अधिक है, और जो रिक्त स्थान भरे नहीं गए हैं, 2018 के मैं आंकड़े देख रहा था, दलित, ओबीसी और आदिवासियों के तो 40% से ज्यादा सीटें वैसी ही खाली पड़ी हैं। उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं किया गया है। और अगर ये नई नीति आती है तो उस स्थिति और खराब हो जाएगी। स्पष्ट रूप से बात यह है कि आभा जी का कहना था कि मार्च 2018 के यूजीसी के नोटिफिकेशन के बाद से ये रिक्तियां नहीं भरी गई। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 12 वर्षों में कौन सी नियुक्तियां भरी गई? 12 वर्षों से कांग्रेस की सरकार थी, कोई नियुक्ति नहीं भरी गई। पार्टी पे मत ले जाइए ना, ये पार्टी नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। उस समय ये नियुक्तियां थी ओबीसी की, और पीछे ओबीसी का जो परसेंटेज बढ़ा था उस हिसाब से सीटों की संख्या भी बढ़ी थी। अब जहां तक इन नियुक्तियों का सवाल है, इसमें एक पेच और है जो मैं रतन जी को बताना चाहता हूं। यह है जो 124वां, बहुत संक्षिप्त में 124वां जो संविधान संशोधन है, उसके तहत जो 10% आरक्षण है, आखिर में वो भी इसमें काउंट होगा और उसके बाद रोस्टर बनेगा। तो इसमें खेल में नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये भी अब संवैधानिक मामला है। और दूसरा, जहां तक मेरी आभा जी बता रही थी, मेरे साथ पढ़ाती है, मेरे मित्र हैं, यह जो नया नैरेटिव ये क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि ये सीटों के भरने से और नियुक्तियों से और रोस्टर सिस्टम से रोहित वेमुला के केस को जोड़ना चाह रही हैं। मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूं। और मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश है इस सरकार के भी खिलाफ में। मुझे लग रहा है यह सरकार सोशल जस्टिस के लिए जितना अवेयर है, जिस तरह से इसने SC ST एट्रोसिटीज एक्ट के खिलाफ कार्रवाई की है और जिस तरह से अमेंडमेंट किया है, रो के की है, नहीं रोक नहीं, किया है। महाराज जी, मैं कह रहा हूँ किया है सरकार। आखिर में दूसरी सरकारों ने रोके भी नहीं किया, रुलाया है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते। आभा जी मैं आपके पास आपके पास आ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि यदि हमारे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में दलित, ओबीसी, आदिवासी प्रोफेसर्स नहीं आएंगे तो क्या वहाँ पे इन शैक्षणिक संस्थाओं में एक वैचारिक शून्यता पैदा नहीं होगी? क्योंकि कौन रिसर्च करेगा इनके ऊपर, इन जातियों के ऊपर, इनके इतिहास के ऊपर, सामाजिक न्याय के ऊपर? क्या सवर्ण समाजशास्त्री ही करेंगे, और वो जिनको कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है जातिवाद का?
देखिए, जो आपने कहा वो तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा ही, पर सोसाइटी को इंटीग्रेट करने का भी ये एक तरीका है। जब मैं 90s में स्टूडेंट थी, 91 से लेकर 93, और मेरे पास साथ मणिपुर से आने वाली स्टूडेंट्स थी, उनके बारे में जिस तरीके की बात कही जाती थी, आज मैं देखती हूँ कि जब वही लोग प्रोफेसर बन के सामने खड़े हैं, तो ये जो हमारी धारणाएं होती हैं कि मेरिट किसके पास है, किसके पास नहीं है, कौन लोग आना चाहिए, किनको अंदर नहीं आना चाहिए, ये जो है वो भ्रम जो है टूटते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी इंटीग्रेशन के लिए कि, और दूसरी बात, अगर आप रिजर्वेशन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, 50% हमारी क्लास में SC ST OBC स्टूडेंट है, तो अगर उसको टीचर बनने का, अगले लेवल पे पहुंचने का मौका ही नहीं होगा, तो वो आने वाले दिनों में PhD और वो क्यों करेगा। और मैं ये समझती हूँ कि जितने आप बाकी चीजें भी लेकर आई है सरकार, चाहे स्कीम ऑफ ऑटोनॉमस कॉलेजेस हो, हिफा से लोन हो, उसमें भी बाहर निकालने की कोशिश है। चर्चा पे रहते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है, तो रतनलाल जी ये बताइए कि जो बच्चे शोषित और वंचित वर्ग से विश्वविद्यालयों में आते हैं, उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है कि उनके प्रोफेसर्स में भी कुछ OBC के प्रोफेसर्स हो, कुछ दलित प्रोफेसर्स हो, कुछ आदिवासी प्रोफेसर्स हो, ताकि एक तो उनको रोल मॉडल्स मिले, दूसरा उनमें थोड़ा उत्साह भी आए कि देखिए, हम अगर कुछ हमारे साथ गड़बड़ होती है तो हमारी रक्षा के लिए लोग हैं जो हमको सिखाएंगे कि कैसे इन चीज़ों से डील करना। देखिए, मुंबई रेलवे का पूरा सर्वे है जी कि जहाँ SC ST OBC ज़्यादा थे जी, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ी और ज़्यादा एफिशिएंटली काम हुआ जी। और यूनिवर्सिटी में आके देखेंगे सब लोग मेरिटोरियस होते हैं और अपॉइंटमेंट कैसे होता है हम सब जानते हैं। जानबूझ के कुछ लोगों को बाहर रखा, ये सरकार का मसला खाली नहीं है, ये संस्कारों का भी मसला है जी। सरकार चाहे जिनकी भी रही हो, इसका जनेऊ लीला है, जनेऊ कनेक्शन है। संस्थानों में वाइस चांसलर जो आते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, जो हेड होते हैं, वो सभी तमाम ये सब देख के चलते हैं। तो 70 साल में अगर मान लीजिए कि जाति खत्म करना था, तो एक दलित चाहेगा कि मैं जाति खत्म कर दूं, तो उससे हो पाएगा नहीं। जाति पढ़े लिखे ब्राह्मणों ने बनाई है, उनको खत्म करना पड़ेगा, उनको अपने पोजीशन जो पावर होल्ड कर रहे हैं उनको डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आखिरी सवाल, आप तैयार हैं संजीव तिवारी? टॉपिक में हूँ। संजीव तिवारी जी, आप तैयार हैं जाति खत्म करने के लिए? तैयार हैं? नहीं खत्म कर जाति देख के दूसरी बात में बताता हूँ, पिछले आप सर्वे करा लीजिए, किस सर्वे कराइए, आप सर्वे कराइए ना, मेरिट सर्वे कराइए। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा शांति बनाए रखिए, चर्चा का समय समाप्त हो गया है। चर्चा का समय समाप्त हो गया है। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप यहां पे आए, आपने इस चर्चा में भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।